वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 ये हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें जैसा कि चैप्टर नेम है सामाजिक परिवर्तन, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। यानी इस चैप्टर में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से जो है मध्यकाल में सामाजिक परिवर्तन हुआ और खानाबदोश जो थे वह एक समुदाय में कैसे बनते हैं और उनका सामाजिक परिवर्तन कैसा होता है। इस चैप्टर में ओनली यही चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे कि आप फर्स्ट में जो आपके पास जो है टॉपिक्स है सामाजिक परिवर्तन, एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, तो इसमें हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि सामाजिक परिवर्तन होता कैसे है। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ, भारतीय समाज में मूल रूप से भारत के ही लोग शामिल नहीं थे, बल्कि उसमें से एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो बाहर के देशों से आकर भारत में बस गए थे। वह भारत में आकर बस गए और भारतीय समाज में घुल मिल गए। मध्यकाल में मध्य एशिया से तुर्की, अफगान और मुगल भारत में आए और उन्होंने भारत को अपना वतन बना लिया। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत में सिर्फ जो मध्यकाल में भारत में सिर्फ भारतीय ही लोग नहीं थे, भारत में विदेशी लोग भी भारत आए और उन्होंने अपना यहाँ आकर के, भारत में आकर के बड़ी संख्या में यहाँ बस गए। ठीक है, और भारत में बस गए तो भारत के ही कल्चर को उसने अपना लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप देख पा रहे हैं मध्यकाल में सामाजिक जीवन। मध्यकाल में सामाजिक जीवन कैसा था? ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको कि मुस्लिम शासकों और उनके सैनिकों के प्रभाव में आकर हमारे देश के अनेक लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना रहन सहन और पहनावा भी अपना लिया। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिम शासक मध्यकाल में जो रहे हैं, मुस्लिम शासक ही लगभग ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, तो उनके सैनिकों के प्रभाव में आकर, उनके सैनिकों के प्रभाव में आकर जो है, ठीक है, हमारे देश के अनेक लोग बहुत बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम धर्म को अपनाया था और उन्होंने अपना पूरा कल्चर, खान पान सब कुछ बदल लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं हिंदू। टॉपिक हिंदू का है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ हमारे देश के अधिक संख्या लोग हिंदू हैं। ठीक है, हमारे देश के अधिक संख्या में कौन लोग हैं? हिंदू हैं ना। उसका सामाजिक ढांचा जाति व्यवस्था पर आधारित था। उस समय की बात करते हैं, मध्यकाल की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, कि उनका सामाजिक ढांचा, ठीक है, जाति व्यवस्था पर आधारित था। समाज में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, राजपूतों और वैश्यों को ऊंची दर्जे हासिल थी। 11वीं शताब्दी के बाद राजपूत काफी शक्तिशाली होते गए। वे अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। वे महिलाओं के सम्मान की रक्षा में काफी गर्व महसूस करते थे। राजपूत महिलाएं सती प्रथा का पालन करती थी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्यकाल में जो है समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और वैश्यों की ऊंची दर्जा दिया जाता था और 11वीं शताब्दी के बाद राजपूत काफी शक्तिशाली हो गए थे। वे अपनी बहादुरी के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है, क्योंकि अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो अपना परम कर्तव्य मानते थे। ठीक है, और राजपूत महिलाएं सती प्रथा का भी पालन करती थी। मध्यकाल की बात किया जाए तो मध्यकाल में जाति व्यवस्था काफी कठोर रूप धारण कर चुकी थी। उस समय मध्यकाल में जाति व्यवस्था जो थी, ठीक है, वो काफी कठोर रूप धारण कर चुकी थी। इस दौरान विभिन्न पेशों से जुड़ी अनेक नई जातियां और उपजातियां बनी, जैसे कि जुलाहा, सुनार, बढ़ई, मछुआरा और कुम्हार। कुछ ऐसे लोग भी थे जो सामाजिक बहिष्कार का शिकार थे। कुछ जातियों के लिए अछूत माने जाते थे। छुआछूत के कारण अनेक लोग अपना धर्म बदल रहे थे। ठीक है, बदलकर मुस्लिम बन गए। बहुत लोग जो थे नीचे दर्जे के जो उपजाति में बटे हुए थे वो अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए।
अनेक मुस्लिम शासकों ने अपनी हिंदू प्रजा के साथ काफी निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया और उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। ऐसा कहा जाता है कि अनेक ऐसे मुस्लिम शासक हुए जो हिंदू प्रजा के साथ अत्याचार करते थे और उनका कहना था कि हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाओ, और नहीं तो उनके ऊपर जो है निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, जिससे मजबूरन होकर के हिंदू धर्म अपना धर्म बदल लेते थे। ठीक है, इस काल के दौरान महिलाओं में पर्दा प्रथा काफी प्रचलित थी। अनेक राजपूत महिलाएं आक्रमणकारियों के हाथों अपने प्रतिष्ठा गंवाने से बचने के लिए जौहर सामूहिक आत्मदाह करने लगी। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि इस काल में यानी मध्यकाल में महिलाओं में पर्दा प्रथा काफी प्रचलित है। पर्दा प्रथा का मतलब होता है अपना मुख, ठीक है, वो छुपा कर रखना। अनेक राजपूत महिलाएं आक्रमणकारियों के हाथों अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए जौहर कहा जाता है कि सामूहिक आत्मदाह करने लगी, यानी बहुत लोग महिलाएं आपस में मिलकर के अपने आप को दहन कर लेती थी, जला लेती थी। इसी को कहा गया है जौहर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और टॉपिक्स आ रही है मुस्लिम। ठीक है, कुल मिलाकर मुस्लिम आबादी 3 वर्गों में विभाजित थी। उस समय मध्यकाल की बात की जाए तो मध्यकाल में कुल मुस्लिम वर्ग 3 थी। पहला अमीर, जिन्हें खान या मलिक भी कहा जाता था। अमीर मतलब अमीर लोग होते थे जिसे खान या मलिक भी कहा जाता था। सेकंड है उलेमा और इमाम। थर्ड है किसान, दस्तकार और छोटे व्यापारी। मुस्लिम समाज के बीच भी विवाह और सामाजिक रिश्तों को लेकर अलग अलग श्रेणियां या जातियां थी। मुस्लिम स्त्रियां घर से बाहर बुर्के में निकलती थी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिम स्त्रियां घर से बाहर बुर्के में निकलती थी। आज भी मुस्लिम धर्म में जो है ज़्यादातर महिलाएं जो है वो अपने जो है चेहरे को यानी बुर्के में ढककर ही निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं जनजाति समाज और खानाबदोश। देखिए, जनजाति समाज उस समाज को कहा जाता है जो नीचे जाति के लोग होते हैं और जो हमेशा खाने की तलाश में, ठीक है, खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं, उसे जनजातीय समाज और खानाबदोश भी उसी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जनजाति का आशय ऐसे आदिम परिवारों या समुदाय से है जिनके सदस्य आपस में प्रजातीय बंधन से जुड़े होते हैं। उनके रिवाज, धर्म व भाषा एक से होते हैं और वे समान आर्थिक क्रियाकलाप या व्यवसायों से जुड़े होते हैं। भारत में सैकड़ों जनजातीय समूह है। भारत में कहा गया है कि सैकड़ों जनजातीय समूह है। माना जाता है कि वे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले आकर बसे। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वह सबसे पहले आकर बसे थे, इसलिए उन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आदिवासी किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा, ठीक है, कि वे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला आकर बसने वाले लोग, ठीक है, जो खानाबदोश होते थे, उन्हें ही आदिवासी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मूल निवासी। सुरक्षा की दृष्टि में से प्रत्येक जनजाति का अपना एक मुखिया या सरदार होता था। ठीक है, कुछ जनजातियां एक स्थान पर बस गए तो कुछ निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है। इनका कोई अस्थायी आवास नहीं होता है। ठीक है, तब यहाँ पर हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पॉइंट का है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कुछ जनजातियां जैसे कि बिरहोरे और पहाड़ी खड़िया जीविकार्जन के लिए शिकार, खाद्य पदार्थों का संग्रह और मछली मारने का काम करती है। सेकंड है, कुछ जनजातियां कृषि हेतु वर्तन और दहन प्रणाली का उपयोग करती है। इसमें किसी वन के पेड़ों और झाड़ियों को काटकर जलाया जाता है और फिर उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है।
इसमें जमीन उपजाऊ हो जाती है और 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद जब उपज घटने लगती है तो जमीन का कोई दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी प्रकार फसल उगाई जाती है। इस तरह की खेती जौंग और पहाड़ी भुइयां आदि जनजाति द्वारा की जाती है, जैसा कि ख में लिखा है। ठीक है, गह है हमारे पास अनेक जनजातियां एक जगह पर बस गई है और इसी इलाके में खेती का काम करती है। अनेक जनजातियां हैं जो एक जगह बस गई है और इसी इलाके पर अपना खेती बाड़ी करती है। नेक्स्ट है, कुछ जनजातियां जैसे कि कोया जनजाति पशुचारण या जानवरों को पालने पोषने का काम करती है। ठीक है, कोया जनजाति जो होती है, ठीक है, वो पशुओं को पालने पोषने का काम करती है। नेक्स्ट महाली और कोल लोहारी नामक जनजाति टोकरी बनाने लोहार का काम करती है। च है, कुछ जनजातियां जैसे कि मध्य प्रदेश की प्रधान जनजाति के लोग जनकार है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कुछ जातियों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं जनजातीय लोगों की जनसंख्या। जो जनजातीय लोग थे उनकी जनसंख्या क्या रही है। ठीक है, तो जैसा कि हाल की ही बातें की गई है यहाँ पे कि 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय लोगों की संख्या हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 8.20% है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 2001 की जनगणना हुआ था उसके अनुसार, ठीक है, हमारे देश में भारत में जो जनजातीय लोगों की संख्या है यानी कुल आबादी का, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 8.2%, यानी कुल जनसंख्या का लगभग जो है 8.2% जो है वह जनजातीय लोग बसा हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास में जनजातीय लोगों को योगदान कम करने नहीं आंका जा सकता। उदाहरण के लिए राजस्थान की भील जनजाति में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित के बाद आश्रय प्रदान किया। उन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करके राजपूतों को सैनिक सहायता भी दी थी, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स है खानाबदोश और घुमंतू लोग। खानाबदोश और घुमंतू लोग, ठीक है, जान लेते हैं। खानाबदोश या बंजारा लोगों की जीविकापोर्जन का मुख्य स्रोत पशुओं से प्राप्त उत्पाद था। जैसे कहा जाता है कि खानाबदोश या बंजारा जो लोग होते थे, ठीक है, उनके जीवन को जीवित रखने के लिए जो है उसका मुख्य स्रोत था पशुओं से प्राप्त उत्पाद। वे भेड़ और घोड़े तथा गाय बैल आदि मवेशियों को पालते पोसते थे। वह अपने मवेशियों के लिए चारे की खोज में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उनके मवेशियों और गाड़ियों जिनको उनके मवेशी खींचते थे का एक कारवां टाड़ा कहलाता था। वे किसान को ऊन, घी और अन्य दूध उत्पादक की आपूर्ति करते थे। बदले में वे उनसे अनाज, कपड़ों, घरेलू उपयोग की अन्य चीजें भी लेते थे। ठीक है, इस तरह से खानाबदोश का जीवन यापन चलता था। नेक्स्ट है यहाँ से, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का इस्तेमाल नगर के बंजारों तक अनाज की बुआई ढुलाई के लिए किया। दक्षिण भारत के विरुद्ध मुगलों के अन्य सैन्य अभियान के दौरान उनकी सैनिक टुकड़ियों के लिए अनाजों की आपूर्ति बंजारा समुदाय द्वारा ही की गई। ठीक है, इस प्रकार बंजारे दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचे। अंत में दक्कन में बस गए और विभिन्न देशों से जुड़ गए, किंतु उनमें से कई वर्गों के लोग जगह जगह घूमते रहे। वे लोहे के छोटे औजार, रस्सी, चटाई और टोकरी आदि जैसे चीज बनाते और बेचते थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनजाति का विकास। ठीक है, जनजाति का विकास क्या है? जनजाति का विकास।
यानी जो जनजाति जो लोग थे, ठीक है, उनका विकास किस तरह से हुआ, इनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जनजाति लोग मुख्य रूप से आदिम पेशों से जुड़े हैं, जैसे कि शिकार और वन्य उपज को बटोरना। उनमें से अधिकांश स्थानांतरण कृषि अर्थात जगह बदल कर खेती करने की प्रक्रिया को ही स्थानांतरण कृषि कहते हैं। उनकी मुख्य समस्या है अशिक्षा, गरीबी और पिछड़ापन। आज भी जनजातीय लोग साहूकारों के शोषण का शिकार हैं। शासन द्वारा जनजातीय समुदाय के लोगों को अपने घरों में शराब बनाने की अनुमति दी गई है, जिससे वे शारीरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से कमजोर हो रहे हैं। इस तरह से देखा जाता है कि जनजातियों का विकास क्यों रुकी हुई है, इसमें अभी हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से होगा स्टडी। भारत के संविधान में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटें आरक्षित है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जनजाति यानी जनजाति को ही अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, तो उनको आज जो है लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सीटें यानी रिजर्वेशन सीट भी उनको दिया गया है। सरकारी नौकरियों में भी कुछ पद उसके लिए आरक्षित किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अनेक लोग कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते। जनजातीय क्षेत्रों में अन्य लोग कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते। जनजातीय लोग सरल और ईमानदार होते हैं। उनकी परंपराओं और ज़रूरतों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक जनजाति का। ठीक है, ये जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि गोंड लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम ओडिशा और मध्य भारत के इलाकों में रहते थे। ठीक है, मध्य भारत के क्षेत्र में काफ़ी अधिक संख्या में इन जनजातियों के लोग रहते थे, जिसे गोंडवाना या गोंडों की भूमि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, गोंड शब्द तेलुगु भाषा, जैसे लिखा हुआ है, गोंड शब्द तेलुगु भाषा के कुंडा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। इनकी बोलचाल की भाषा गोंडी है, जिसका संबंध तेलुगु और अन्य द्रविड़ भाषाओं से है। अनेक गोंड लोग हिंदी सहित हिंदी आर्यन भाषाएं बोलते हैं। गोंडवाना में 15वीं और 18वीं शताब्दी के बीच अनेक गोंड राज्य फले फूले। 6ठी और 12वीं शताब्दी के बीच कुछ गोंड क्षेत्र पर अनेक राजपूत राजवंशों ने भी शासन किया। 15वीं शताब्दी में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कम से कम 5 शक्तिशाली गोंड राज्य थे। गोंड राजाओं के पास बेशुमार धन संपत्ति और संसाधन थे। उनके महल और दुर्ग काफ़ी ही भव्य थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये लोग कहाँ रहते थे, और तो यहाँ पर इसका मानचित्र भी दिया हुआ है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली गोंड राज्य गढ़ कटंगा था। इस गोंड राज्य में लगभग 70,000 गांव थे। इस राज्य की बागडोर रानी दुर्गावती के हाथ में थी, जो अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन चला रही थी। वह काफ़ी बहादुर महिला थी। इस राज्य की संपदा को अपने कब्जे में करने के लिए मुगल सम्राट अकबर ने अपने पूर्वी प्रांत के गवर्नर आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के हमले का काफ़ी वीरतापूर्वक मुकाबला किया, किंतु वह हार गई। उसने समर्पण करने के बजाय अपने सम्मान की रक्षा के लिए मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी उस युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। आसफ खान ने कुछ समय तक गढ़ कंटगा
पर अपना शासन चलाया, किंतु बाद में उसने वहाँ का शासन पुराने शासक परिवार के एक रिश्तेदार को सौंप दिया। मराठों ने 1789 यानी 1789 में गोंड राज्य की शक्ति का कुचल दिया और बाद में 1817 में ईस्वी में इस प्रदेश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। स्वतंत्रता के बाद अनेक गोंड राज्य का मध्य प्रदेश राज्य में विलय हो गया। अभी हम जानेंगे कि जो गोंड जनजाति थे, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी कैसी थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख पा रहा है आपको अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो गोंड लोग परंपरागत रूप से खेती का कार्य करते थे। कुछ लोग कर्तन और दहन प्रणाली से भी खेती करते थे। कुछ लोग एक जगह पर बसकर खाद्यान्नों और अनेक अन्य फसलों की खेती करते थे। आज भी गोंड लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर रहते हैं। उन्होंने हुनर और कारीगर वाले कार्यों को भी करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, कि गोंड राज्यों का प्रशासन, वहाँ का शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, मध्यकाल में गोंड राज्य गढ़ों में विभाजित थे। प्रत्येक गढ़ की शासन व्यवस्था किसी खास गोंड कबीले के हाथ में थे। हर गढ़ छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें चौरासी कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक चौरासी में लगभग 84 गांव शामिल थे। देखो, हिंदी में 84 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मतलब 84 यहाँ पर बता दिया है। 84 का मतलब होता है कि एक गांव, एक जो 84 होगा उसमें 84 गांव यानी 84 गांव शामिल होंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, प्रशासनिक और अन्य मामलों के कुशल प्रबंधन की दृष्टि से प्रत्येक 84 की को बरहोतों में विभाजित किया गया और प्रत्येक बरहोत जो होता है 12 गांवों का एक समूह होता था जो अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करता था। अब जान लेते हैं गोंड समाज की क्या विशेषता रही या जो भी हो। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोंड समाज, गोंडों का एक अपना अलग धर्म होता है। प्रत्येक कुल का अपना खास देवता होता है जिसे परसापन कहते हैं। बस्तर क्षेत्र में बड़ा देव की एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा की जाती है। गांव में पंचायत जैसी संस्था भी होती है। गोंड लोग विवाह और तलाक से संबंध में परंपरागत नियमों का पालन करते हैं। अनेक छोटे अपराधियों का फैसला पंचायत द्वारा ही करा दिया जाता है। गोंड समाज में नई पंचायती राज व्यवस्था का स्वीकार प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पर जो है गोंड समाज का आपको हम चित्र दिखा रहे हैं जो कि पुस्तक में दी हुई है, बुक में दी हुई है। ये गोंड समाज के लोग हैं, तो इनका देख पा रहे हैं, इनका मुख्य जो कामकाज है क्या है। और ठीक है, तो यहाँ गोंड समाज का चित्र भी दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक और जनजाति जिसको कहा जाता है असम की अहोम जनजाति। आप देख पा रहे हैं यहाँ। ठीक है, असम की अहोम जनजाति। तो चलिए इसके बारे में कुछ केस स्टडी हम लोग जानते हैं कि असम की जो अहोम जनजाति थी उनकी क्या विशेषता रही है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी रही है, उनका शासन व्यवस्था कैसी रही है, यहाँ पर इस टॉपिक्स में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अहोमों का राज्य पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। इसमें वर्तमान असम और उत्तरी बंगाल के भूभाग शामिल थे। अहोम के नाम पर भी असम राज्य को यह नाम मिला है। अहोम लोग चीन के माओशान कबीले से थे। ऐसा कहा जाता है कि अहोम लोग जो थे वो चीन के माओशान कबीले से थे। वही ऊपरी म्यांमार
म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, वे ऊपरी बर्मा में प्रवेश करके धीरे धीरे भारत में घुस आए और 13वीं शताब्दी में उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी के स्थानीय सरदारों को पराजित करके वहां की भूमि पर कब्जा कर लिया। अब जानते हैं अहोमों का राज्य कैसा था। जैसे इसमें बताया गया, अहोमों लोगों ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जो 6 शताब्दी तक चला। सुखाफा पहला प्रसिद्ध अहोम शासक था। उसका शासनकाल संभवतः 1228 यानी 1228 ईस्वी से 1268 ईस्वी तक था। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अहोमों ने हिंदू धर्म और रीति रिवाजों को अपना लिया। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना ने अहोमों के क्षेत्र पर आक्रमण किया। अहोमों लोगों ने मुगल सेना को काफी बहादुरी से सामना किया। बाद में मुगल साम्राज्य और अहोमों के राज्य के बीच सीमा निर्धारित करके शांति स्थापित की गई, किंतु यह शांति थोड़े समय तक ही रही। शाहजहां के अंतिम दिनों में उसके पुत्रों के बीच चले उत्तराधिकार और युद्ध के कारण राजनीति स्थिरता पैदा हो गई थी। इसका लाभ उठाकर अहोमों ने कहा गया है जैसे कि शाहजहां के अंतिम दिनों में उसके पुत्रों के बीच चले उत्तराधिकारों के युद्ध के कारण राजनीतिक स्थिरता पैदा हो गई थी और उसका लाभ उठाकर अहोमों ने मुगल सीमा में प्रवेश कर गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया और वहां से मुगल शासन के अधिकारों को भगा दिया। 1662 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्यों पर आक्रमण किया। अहोम लोगों की पराजय हुई और दारांग प्रदेश मुगलों के हाथ में आ गया, किंतु उस क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण अधिक समय तक नहीं रह सका। अहोमों ने अपने हाथों से निकल गए क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। रुद्र सिंह उनका एक महानतम शासक था, जिसका शासनकाल 1696 से लेकर 1714 ईस्वी तक रहा। उसने रंगपुर शहर बसाया और तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अहोमों की शक्ति क्षीण होने लगी और धीरे धीरे वे काफी कमजोर हो गए। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी कमजोर पड़ गई। शीघ्र ही वर्मा के लोगों ने उनके प्रदेश पर अपना कब्जा बना लिया और 1826 ईस्वी में वर्मा के शासक से हुई एक संधि के द्वारा असम का क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों में चला गया। देखिए यहाँ पर जो है असम के जिलों का मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, असम में जो जिला है उसका यही म्यांमार से उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक्स आता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अहोम राज्यों का प्रशासन कैसा था वहाँ का। ठीक है, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी अहोम का, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अहोम राज्य में एक मजबूत केंद्रीय शासन था। केंद्रीय शासक अन्य सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को आदर्श जारी करता था। अहोम शासक बेगार यानी जबरन काम लेने की व्यवस्था में विश्वास करते थे। युद्ध के दौरान सभी बालिग पुरुष को सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। शांति काल के दौरान वे सार्वजनिक निर्माण की कार्यों जैसे कि नदियों पर बांध निर्माण करना आदि में जुटे रहते थे। नदियों पर बांध बनाने से सिंचाई के लिए जल हमेशा उपलब्ध रहता था। सार्वजनिक निर्माण के अन्य कार्यों में सड़क और गढ़ किला बनाना शामिल था। बेगार की प्रथा के तहत बारी बारी से प्रत्येक गांव को सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे कि बांध, सड़क निर्माण आदि में काम करने के लिए निश्चित संख्या में व्यक्तियों को भेजना होता था। जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ठीक है, मतलब नहीं मन है काम करने का फिर भी काम करना पड़ता था, ऐसे लोगों को पाइक कहलाते थे। अहोम की समाज की बात करते हैं कि अहोम का क्या समाज था। ठीक है,
उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर ये बातें की जाएगी। जैसे इसमें लिखा, अहोम लोग आमतौर पर अनेक जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे, किंतु 17वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के प्रभाव में आए और उन्होंने हिंदू धर्म और रीति रिवाजों को अपना लिया। हिंदू धर्म के प्रभाव में आकर अहोम शासकों ने ब्राह्मणों और हिंदू मंदिरों को धन व भूमि उपहार में भी दिया था। अन्य जनजातीय समुदाय के समान ही अहोम जनजाति भी अनेक कबीलों में बटी हुई थी। वे प्राय अनेक कबीले में ही विवाह संबंध स्थापित करते थे। कृषि उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। ग्राम समुदाय का ग्राम परिषद की सहमति के बिना किसी भी किसान से भूमि छीनी नहीं जा सकती थी। कुछ लोग वन उत्पादकों से और मवेशियों का पालन करके अपनी आजीविका चलाते थे। अहोम लोगों में दस्तकार भूमि बहुत कम होते थे, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार पास पड़ोस के राज्यों से आते थे। अहोम लोग सांस्कृतिक, साहित्यिक, नाटक और रंगमंच में भी रुचि रखते थे। शासक और धनवान लोग कवियों व विद्वानों को संरक्षण देते थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे गए अनेक ग्रंथों का भी स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाया है। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियां उस काल के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती। इन ग्रंथों को असमिया भाषा में भी लिखा गया है। अगला जनजाति है भील जनजाति। भील हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ये लोग भील ग्रासिया के नाम से भी जाने जाते हैं। भीलों की बड़ी तादाद मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ जिलों में फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि भील शब्द तमिल भाषा के शब्द बील से बना है, जिसका अर्थ है धनुष। ये एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। हमें महाभारत और रामायण दोनों में इनका उल्लेख मिलता है। हम राजस्थान में उनकी ऐतिहासिक भूमिका पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में राणा प्रताप को सैनिक सहायता प्रदान की थी। 1888 में खानाबदोश पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लेने पर भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, किंतु इस विद्रोह को दबा दिया गया। भीलों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। वे आजीविका के लिए वनोत्पादों और शिकारों पर निर्भर है। वे होली का त्योहार काफी उत्साहपूर्वक मनाते हैं। प्राचीन रीति रिवाजों का उनके धर्म व संस्कृति में अभिन्न स्थान भी है। तो इस तरह से आज हमने जो है चैप्टर 8 में सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हुआ है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हुआ है जनजाति समुदाय में, इसके बारे में आज हमने पूरा डिटेल से स्टडी किया। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो। थैंक यू।